पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा था कि पीएन जंक्शन कैसे फैब्रिकेट होता है और कैसे एक ही सेमीकंडक्टर वेफर में हम पी टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और उनका जो सरफेस कांटेक्ट में आता है वो पीएन जंक्शन कहलाता है। उसके बाद हमने रिकॉल करो कि ये देखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसके बाद हमने पीएन जंक्शन बनने के बाद जो एक्टिविटी होती है वो समझी थी कि इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड में आना शुरू करते हैं, जिसे हम डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस साइड में concentration of electron is much higher than concentration of electron at p side. In such cases, like ink is diffusing from high concentration point to low concentration area, just take this ink as electron and electron will start diffusing from high concentration to N side high concentration to P side low concentration, and this process will actually be done till the concentration is not uniform. Case of ink, but with the PN junction ये नहीं होता है। PN जंक्शन में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड में आते हैं तो हमें पता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड में जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की एक वैकेंसी बची हुई है कोवैलेंट बॉन्ड में, जिसे हम होल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उससे रिकम्बाइन करते हैं। होल्स में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस एटम के पास, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसकी चार्ज न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है। उसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके पास एक निगेटिव चार्ज आ गया। ऐसा जंक्शन के पास के जितने भी होल्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं और एन साइड में पी साइड में निगेटिव चार्ज अपीयर होने लगता है, क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में ऐड हो रहे हैं होल्स में। और जिन एटम्स को ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर क्रॉस करते हैं, हमने पिछली बार इसको समझा था कि उन एटम्स के पास, जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और उनकी भी चार्ज न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है। वो भी अब एक प्लस चार्ज अटेन कर लेते हैं। तो जंक्शन के पास जो ये एक्टिविटी हुई उससे हमने देखा था कि पी साइड में निगेटिव चार्ज और एन साइड में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगता है। और फिर हमने देखा था कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डिफ्यूज करके इधर आना चाह रहे हैं, उनको ये जो चार्ज डेंसिटी है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये रिपेल करना शुरू करती है। और टेक्निकल लैंग्वेज में हमने इसको कहा था कि पॉजिटिव से निगेटिव साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, और पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, जिसे हमने कहा बैरियर पोटेंशियल। और ये बैरियर पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को Pn से P और होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करते हैं, वो है नहीं पॉजिटिव चार्ज, पर वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो वैसे बिहेव करते हैं जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता। तो होल्स अपने पी साइड से एन साइड के डिफ्यूज़न को इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से रिपेल फील करके होल्स इधर से इधर नहीं जा पाते और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा पाते। ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न पूरी तरह से नहीं रुकता है। जो अभी भी इतने एनर्जी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कि वो इस बैरियर को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को
इस रिपल्शन को ओवरकम करके इधर से इधर चले जाए, वो अभी भी जाते हैं, लेकिन अब डिफ्यूज़न बहुत कम हो जाता है। केवल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा पाते हैं, और सेम लॉजिक कि बहुत कम होल्स इधर से इधर जा पा रहे हैं, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूज़न की वजह से यहाँ पर करंट बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं होती, लेकिन बहुत कम हो जाती है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जंक्शन पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये जो पोटेंशियल बैरियर बना, इसने जंक्शन पर नेट करंट ज़ीरो कर दिया। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि एक्चुअली हमने इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं किया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाने से रोक रही है, या यूँ समझो कि जो निगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर डिफ्यूज़ होने से रोक रहा है, वही निगेटिव चार्ज इन होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को इधर से इधर जाने से रोक रहा है, वही पॉजिटिव चार्ज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनके लिए ये कंडीशन फेवरेबल है। इसको हम टेक्निकली बोलें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड एट द जंक्शन इज फेवरेबल फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स at both sides. So minority charge carriers keep on moving from N to P and P to N. तो minority charge carrier की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से एक करंट यहाँ पर लगातार बनी हुई है, और उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। So actually at equilibrium there are two kinds of currents flowing across the junction. Due to high energy electrons which are still crossing the barrier potential and crossing the junction, there is a diffusion current. This diffusion current is because there is concentration difference or concentration gradient at the two sides. This diffusion current is due to majority charge carriers. Right? And this diffusion current is from N to P. So let us write it here, from N to P side. But drift current is that current which is constituted by the minority charge carriers, because for minority charge carriers this electric field established at the junction is favorable. So current flowing due to electric field established at the junction is called drift current. It is because of minority charge carriers at the two sides. Right? ये बात समझ में आ रही है सबको? और ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? From P side to N side. Just look at the directions. Both are opposite to each other. Diffusion current and drift currents are opposite to each other. At the equilibrium, these two currents are equal and they are opposite, which we can see. So we will write at equilibrium that at equilibrium no net current is flowing through the junction because diffusion current is equal and opposite to the drift current. Is it clear? तो अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि जंक्शन पर किस तरह की एक्टिविटीज़ चली और जंक्शन पर कैसे बैरियर पोटेंशियल इस्टेब्लिश हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। लेकिन अभी भी जंक्शन पे सब कुछ शांत नहीं है। अभी भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एक वीक डिफ्यूज़न करंट और बहुत ही कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो दोनों साइड में है, उनकी एक वीक ड्रिफ्ट करंट दोनों तरफ से फ्लो हो रही है और ये इक्वल और ऑपोजिट है। तो हम कहते हैं कि करंट अक्रॉस द जंक्शन इज नाउ ज़ीरो एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक, तो अब ये एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया
हमने पिछली बार देखा था कि क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लैटिस में फिक्स है, ये एटम्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, और ये वो एटम्स हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये भी लैटिस में फिक्स्ड है, ये भी लैटिस में फिक्स्ड है, ये मूव करने वाले नहीं है, ये एटम्स हैं जो लैटिस में अपनी जगह पर फिक्स है। तो यहाँ पर मूवेबल चार्ज कैरियर कंप्लीटली खत्म हो गए। तो अब यहाँ पर इट्स डिप्लीशन ऑफ, और इट्स this region is depleted of mobile charge carriers, and that is why this region is called depletion region, right? यहाँ पर अभी भी सब कुछ शांत नहीं है, ये तो हम समझ रहे हैं। यहाँ पर थर्मली अभी भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है। कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से पीछे कोवेलेंट बॉन्ड में एक डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की बनती है जिसे हम होल कहते हैं। ये भी अभी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से निकला थर्मली एनर्जी पाकर, वो किसी और होल में रिकम्बाइन हो जाता है इस जगह पर, और या वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इससे रिपल होकर इधर और होल इससे रिपल होकर इधर चला जाता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, थर्मली जनरेटेड हुआ, तो वो भी यहाँ से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्वीप्स इट अवे फ्रॉम दिस डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन इज ऑन एन एवरेज डिप्लीटेड ऑफ एनी मोबाइल चार्ज कैरियर, राइट? तो अब ये स्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल बैरियर बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई, और नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन इज 0। अब बात करते हैं इस पोटेंशियल बैरियर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये बैरियर पोटेंशियल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन एक्सप्रेशन हमको लर्न नहीं करना है, बस एक आइडिया। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है एक्सेप्टर एटम्स की डेंसिटी, ये है डोनर एटम्स की डेंसिटी जो इम्प्योरिटी एटम्स हमने डोप किए हैं, और ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है उसका स्क्वायर। तो अब एक आइडिया लगता है कि टेम्परेचर पर एक्सेप्टर और डोनर एटम्स की डेंसिटी पर ये पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है, और इस क्वांटिटी को हम थर्मल पोटेंशियल बुलाते हैं। दिस क्वांटिटी इज नोन एज थर्मल पोटेंशियल VT, और इसकी इन जनरल ऑन एन एवरेज रूम टेम्परेचर पर वैल्यू होती है 26 मिलीवोल्ट। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ये हमें एक फील देगा कि एक्चुअली प्रैक्टिकली जंक्शन पे हो क्या रहा है। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये सिर्फ डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस डेवलप होता है। इस बैरियर पोटेंशियल को हम किस रीजन के अक्रॉस डेवलप हुआ मानते हैं? इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ स्टैब्लिश हुई, ये डिप्लीशन रीजन पर इस्टेब्लिश हुई है। इस साइड में और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों 0 है? इसको हम कन्विंस कर सकते हैं खुद को कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ डिप्लीशन रीजन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? गॉस लॉ से। अगर हम 3D में एक क्यूब शेप की गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाए, ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट पर हमें पता करना है कि फील्ड क्या हो सकती है। ठीक है, ये P पॉइंट मान लो।
इस पॉइंट से पास होती है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन डॉट। तो देखो चार्ज इनक्लोज, जितना इधर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज इस साइड में है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए उतना निगेटिव चार्ज यहाँ बना और उतने पॉजिटिव एटम्स पीछे छूट गए। तो नेट चार्ज enclosed by the Gaussian surface is zero, so electric field at this point which is out of this depletion region is zero। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोटेंशियल केवल डिप्लीशन रीजन में ही कन्फाइंड होता है। तो एक इमेज बनने लगी हमारे दिमाग में कि जंक्शन पे क्या क्या हो रहा है। डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रही है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो हम कहते हैं कि नेट करंट फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन इज ज़ीरो। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो भी इस एरिया में और इस एरिया में ज़ीरो है। जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो यहाँ और यहाँ अभी भी बनी हुई है, क्योंकि इन हिस्सों में जितने एटम्स हैं उनके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये गड़बड़ी तो सिर्फ इस हिस्से में हुई, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना पोटेंशियल डिफरेंस है, ना इस जगह पे चार्ज डेवलप्ड है। यहाँ अभी भी ये रीजन जो क्रिस्टल का है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का रीजन चार्ज के फॉर्म में न्यूट्रल है, चार्ज के व्यू से न्यूट्रल है। तो ये सब कुछ डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर पोटेंशियल, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ये सब कुछ जंक्शन पे चल रहा है और हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि अच्छा ये हो रहा है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर, जहाँ पी टाइप और एन टाइप एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर ये बैरियर पोटेंशियल हम मेज़र करना चाहें तो क्या वोल्ट मीटर यहाँ से कनेक्ट करके हम इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं ना? वोल्ट मीटर ज़ीरो रीड करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर हम इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के इन दो पॉइंट्स पर दो टर्मिनल्स बनाएं जिनसे हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकें, तो हम यहाँ पर मेटल डिपॉजिट करते हैं इस तरह से और इस तरह से, जो कि डायोड में किया जाता है। मेटल डिपॉजिट किया, उसके बाद यहाँ से टर्मिनल्स बनाकर हम उससे एक वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर विल रीड ज़ीरो। वो ये बैरियर पोटेंशियल नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन है जो सेमीकंडक्टर, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के मिलने से बन रहा है, लेकिन यहाँ भी दो जंक्शन बन गए, सेमीकंडक्टर और मेटल का यहाँ, सेमीकंडक्टर और मेटल का यहाँ, और यहाँ पर भी एक पोटेंशियल, एक रीजन, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ था। अगर हम इस पोटेंशियल बैरियर को VB से दिखा रहे हैं, इस जंक्शन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको V2 कहें, इस जंक्शन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसे V1 कहें, तो V1 प्लस VB प्लस V2 इज ज़ीरो। तो अगर हम चाहें कि इस जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर जो बना उससे वोल्ट मीटर से मेज़र कर लें तो वो ज़ीरो रीड करेगा, हम इसे इस वोल्ट मीटर से रीड नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अब हम इस PN जंक्शन को एज अ डिवाइस, एज अ डायोड यूज़ करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमको इस जंक्शन की एक एवरेज, ऑन एन एवरेज पिक्चर मिल गई है, बात समझ में आ गई है। तो अब बात करते हैं जंक्शन डायोड की। तो बेटा ये जो जंक्शन डायोड है, ये डायोड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अभी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं,
दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दो टर्मिनल्स के थ्रू ये किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम डायोड कहते हैं। दूसरा, इसे डायोड कहते हैं क्योंकि जैसे वॉल्व का काम होता है, पाइप में अगर वॉल्व लगा दो तो जब वॉल्व खुला होता है तो पाइप से पानी फ्लो करता है, लेकिन अगर पानी दूसरी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहे तो वॉल्व उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देता। यानी पानी को वॉल्व पाइप में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। बिल्कुल यही काम इस डिवाइस का होता है। ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देती है, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देती है। क्या, कैसे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पूरे डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक को तुम देखो कि ये कैसे नॉर्मल कंडक्टर से बिल्कुल फ़र्क है। और जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे हमें ये समझ आएगा कि क्यों सेमीकंडक्टर ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को चेंज कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट हमने समझा कि ये टू टर्मिनल डिवाइस है, ठीक। तो इसको हमने डायोड कहा क्योंकि इट्स अ टू टर्मिनल डिवाइस विच अलाउज करंट टू फ्लो when forward biased and does not allow current to flow when reverse biased. So here we are getting introduced with the two new terms, forward biased and reverse biased. Now children, just feel this point. हम लोगों ने अभी तक कंडक्टर देखा था जो करंट को फ्लो करने देता है और इंसुलेटर देखा था जो करंट को फ्लो नहीं करने देता। लेकिन ये डिवाइस करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देगी और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देगी। सो दिस डिवाइस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रेजिस्टर। इसको हम एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक एरो का हेड होता है और एक वर्टिकल लाइन होती है। इन दोनों को हम इधर दो साइड में दो टर्मिनल्स दिखाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो वो डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में ये डिवाइस करंट फ्लो करने देती है, और ये एरो पी साइड को रिप्रेजेंट करता है और ये वर्टिकल लाइन एन साइड को रिप्रेजेंट करती है। पी से एन करंट फ्लो करता है। कब करेगा? जब फॉरवर्ड बायस्ड हो। कब नहीं करेगा? जब रिवर्स बायस्ड हो। यानी ये दो टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस डिवाइस के फंक्शन में। तो देखते हैं कि ये दो टर्म क्या है। जब हम इस डायोड को यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। इसे सर्किट में कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। In first method, we connect the P side with the positive terminal of the battery and N side with the negative terminal of the battery. Current flows like this. और यहाँ पे गौर करो कि एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो जब प्रैक्टिकली हम लोग सर्किट बनाते हैं तो हमेशा डिवाइस को बैटरी से थ्रू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिससे करंट कंट्रोल रहे और डिवाइस डैमेज ना हो। तो ये P to N करंट फ्लो करेगी अगर P पॉजिटिव से और N निगेटिव से। P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव से P और बैटरी के निगेटिव से N कनेक्ट हो तो करंट फ्लो करेगी और हम इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन अगर इस डायोड का P साइड निगेटिव टर्मिनल से और N साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगी और हम इस तरीके के कनेक्शन को कहेंगे रिवर्स बायस्ड। तो बायसिंग है क्या? बायसिंग इज मेथड ऑफ कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डायोड और डिवाइस इन अ सर्किट। ये ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, हर एक को सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हमें सर्किट की एक बेसिक
अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। और डायोड के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ कनेक्टिंग डायोड इन द सर्किट इज कॉल्ड बायसिंग ऑफ द डायोड। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बोर्ड में पूछे गए हैं, और उसमें हमने एक्सपेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, डिफाइन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, डिप्लीशन रीजन डिफाइन करो और पोटेंशियल बैरियर डिफाइन करो। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे। पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन पिछले क्लास में हम डिफाइन करके आए हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कैसे हम आंसर करेंगे व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। तो हम वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को ठीक से लिखेंगे, और उसके बाद ये डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। और जब आप सिंबल की हेल्प से इस डायग्राम को बनाते हैं तो वो सर्किट डायग्राम प्रॉपर डायग्राम कहलाता है। ब्लॉक डायग्राम हम सिर्फ समझने के लिए यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में हम हमेशा सिंबल यूज़ करके सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड। क्या है फॉरवर्ड बायसिंग? When P side is connected to positive terminal and N side is connected to negative terminal, then the diode is said to be in forward biasing। और सिंबल के फॉर्म में हम इसे इस तरीके से दिखाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि जब हमने इस इक्विलिब्रियम में जो ऑलरेडी है डायोड, जिसके अंदर एक बिल्ट इन या बैरियर पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको जब हम एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दें तो क्या होता है? तो सबसे पहले सोचो कि इस एंड को जो कि लो पोटेंशियल पर था और इस एंड को जो कि हायर पोटेंशियल पर था, हमने किस तरह से कनेक्ट किया? हमने नेगेटिव टर्मिनल को इस एंड से कनेक्ट किया और पॉजिटिव टर्मिनल को इस एंड से कनेक्ट किया। अब ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को और ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को पुश करने लगेगा टुवर्ड्स द जंक्शन, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। एक्चुअली हमने क्या किया? हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस डायोड अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर थी, इसकी डायरेक्शन देखो N से P, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड में, इसकी डायरेक्शन है P से N। और अगर हम कहें कि यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो फॉरवर्ड वोल्टेज VF है, इसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज VF कहें, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई उसे हम EF कहें। तो तुम देखो कि जो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, वो जो बैरियर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी ठीक उल्टी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। और अच्छे ढंग से समझो तो यूँ समझो कि यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल था VB, ठीक। अब अगर इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर जाना था तो उसको E इंटू VB एनर्जी चाहिए थी। VB अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो और इलेक्ट्रॉन को उस पोटेंशियल डिफरेंस में चलना हो, और वो VB क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज कर रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज कर रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VB, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है। तो कितनी एनर्जी उसको इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए चाहिए? Q इंटू V, ठीक। तो E इंटू VB वो एनर्जी है
जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यानी इस रिपल्शन को ओवरकम करके इस साइड से इस साइड क्रॉस कर जाए, उसके लिए उसको पोटेंशियल बैरियर जो VB है उससे आप चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो EVB के बराबर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करके इधर से इधर चला जाए। ठीक, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन ऑलमोस्ट रुका हुआ था और जो बचा कुचा था वो ड्रिफ्ट करंट से बैलेंस हो रहा था। लेकिन जब हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हुआ उसकी डायरेक्शन कैसी थी कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करे। मतलब जो फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोक रही थी उसके इफेक्ट को रिड्यूस करे, या अब जो फॉरवर्ड वोल्टेज है VF वो इस इलेक्ट्रॉन को EVF के बराबर एनर्जी दे रहा है। तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी उसे चाहिए वो ये फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहा है। तो इस एनर्जी को पाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके इधर से इधर यानी यहाँ से यहाँ जा सकता है, क्योंकि इस वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन को QV के बराबर एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर दी थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा इसको इजी वे में भी और समझ ले। ये तो हमने एक टेक्निकल लैंग्वेज बोली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को और इन होल्स को EV फॉरवर्ड इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि वो इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके जंक्शन क्रॉस कर सके। अगर आप इसको और ठीक से समझना चाहो तो मैंने कहा था कि ये निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को पुश करेगा टुवर्ड्स द जंक्शन, और एक फोर्स अप्लाई करेगा, हेल्प करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कि वो जंक्शन क्रॉस करके इधर चले जाए, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को पुश करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और हेल्प करेगा कि ये होल्स भी इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर चले जाए। इसलिए जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके ओवरकम करके N से P जाने लगे, होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करके P से N जाने लगे और इस जंक्शन के थ्रू करंट फ्लो करने लगी। ये वजह है कि क्यों जब हम P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करा देता है और ये टर्मिनल होल्स को जंक्शन क्रॉस करा देता है और जंक्शन के क्रॉस करंट फ्लो करने लगती है। ये तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि जंक्शन पर बाहर का एक्सटर्नल सोर्स लगाने से एनर्जी क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगी। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पर होल्स थे वो अभी भी इधर से इधर जा सकते हैं, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन इस साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर्स होल हैं वो जंक्शन के पास पहुँचेंगे तो उन्हें ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके जंक्शन क्रॉस करा देगा। जो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास इधर पहुँचेंगे उन्हें ये पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट करके जंक्शन क्रॉस करा देगा। तो ड्रिफ्ट जो वीक करंट अभी फ्लो कर रही थी, जिसको हम एक खास नाम से बुलाते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसके बारे में हम रिवर्स बायसिंग में बात करेंगे। लेकिन ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक बहुत वीक करंट फ्लो कर रही थी, वो अभी भी फ्लो करती रहेगी। फॉरवर्ड बायसिंग का उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो डिफ्यूज़न करंट रुक गई थी वो जंक्शन से फ्लो करना शुरू कर देगी, यानी जंक्शन
करंट फ्लो कराने लगेगा व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो जो पॉइंट्स हमने समझे, जब हम उन्हें पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे दैट नेगेटिव एंड पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स जंक्शन, पॉजिटिव एंड्स पुशेस होल्स टुवर्ड्स जंक्शन, एंड देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम potential of p side was low with respect to potential of n side, but now diode is forward biased and a potential which is called forward potential difference that is applied across the junction, and therefore the electric field EF is established across the junction and which provides additional energy EVF to the electrons which were not able to cross the junction because of the barrier potential, and electrons from n side starts crossing the junction with help of this energy, and hole starts crossing from p side to n side with help of this energy, and current starts flowing. So this is the point when equilibrium was there, then how barrier potential was able to stop the current flow, the diffusion current flow, but when it is forward biased, how current starts flowing with help of the energy gained by this electric field which is established in forward direction from P to N. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने इनको समझकर ठीक से नोट कर लिया, जिससे कि हम जब रिवाइज करें तो हमको ये पूरी मैकेनिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। और उसके बाद हम थोड़ा सा इस करंट को और जो फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेशन को स्टडी करेंगे कि भाई फॉरवर्ड वोल्टेज अगर हम ज़ीरो रखें तब इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट अक्रॉस द जंक्शन कैसे चेंज करेगी। इसको हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम उस करंट और अप्लाइड पोटेंशियल फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच के रिलेशन को देखते हैं कि भाई ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इनिशियली एट इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वो इक्वल थी। मान लो कि इसकी वैल्यू को हम कहें IS, ठीक। इसको हमने कहा था कि इसको हम खास नाम से बुलाते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जंक्शन से करंट फ्लो करती रहती है, व्हेन नथिंग इज अप्लाइड, नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो उसको हमने कहा कि IS, ठीक। अब जब हमने फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, हमको पता है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई उसने जो जंक्शन बैरियर था ना उसको, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको अपोज करना शुरू किया और चार्ज कैरियर्स को हेल्प किया कि वो जंक्शन क्रॉस कर सके। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो इंक्रीज कर गई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली। तुमने सुना होगा कि इस कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत तेज ग्रोथ। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तेज ग्रोथ किसकी, करंट की। किसकी वजह से, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से। तो जब हम अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो करंट बहुत बढ़ेगी। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो करंट है अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और जो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड है वो इस खास रिलेशन से कनेक्टेड होता है। हमें इस रिलेशन की चिंता नहीं करनी है, बस हमें केवल ये समझना है कि ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है इसके बढ़ाने पर करंट बहुत शार्पली इंक्रीज करेगी। ज़रा सा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे,
और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम इस रिलेशन को कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला रिलेशन, क्योंकि इसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है। तो अब जो डिफ्यूजन करंट है वो तो बढ़ गई और ड्रिफ्ट करंट पर कोई असर पड़ा नहीं फॉरवर्ड बायसिंग का। करंट तो लेकिन दोनों जंक्शन पर है। डिफ्यूजन करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है? डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रही है P से N। और ड्रिफ्ट करंट किधर फ्लो कर रही है? ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रही है N से P, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और ऑपोजिट होने की वजह से ऑब्वियसली जो नेट करंट जंक्शन में फ्लो होगी वो ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट होगी। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये कैसे पैदा हुए थे? ध्यान करो, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा था जब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, तो ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे, क्योंकि बाद में हमने इम्प्योरिटी मिलाकर उसे एन टाइप या पी टाइप बना दिया था। इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में और होल्स पी टाइप में डोमिनेट करने लगे थे, लेकिन एन टाइप में जो कुछ होल बचे थे वो किस लिए बचे थे? वो कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया था और एक होल कोवैलेंट बॉन्ड में बचा रह गया था। तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्रिफ्ट करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और थर्मली जनरेटेड होने का मतलब टेम्परेचर पर ये करंट डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेंगे, तो ये ड्रिफ्ट करंट टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। और फिर तुम ये देखो कि अक्रॉस द जंक्शन नेट करंट को ये डिस्टर्ब करने लगेगी। अगर ये बहुत कम नहीं हो तो हम इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट एक ऐसी करंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायोड के बिहेवियर को सर्किट में, और हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें इसे कंट्रोल रखना पड़ता है। तो एक बात हमें समझ आई कि भाई अगर फॉरवर्ड वोल्टेज थोड़ा भी बढ़ेगा तो करंट इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो हम कहेंगे कि डिफ्यूजन करंट और करंट अक्रॉस द जंक्शन increases exponentially when forward voltage is applied across the junction। तो ऑब्वियसली हमने इन पॉइंट्स को भी ढंग से लिख लिया है कि भाई इस इक्वेशन को, जो नेट करंट की इक्वेशन है जिसमें हमने डिफ्यूज़न करंट को और ड्रिफ्ट करंट को लिखकर, और यहाँ पर जो डिफ्यूज़न करंट का एक्सप्रेशन था उसकी चिंता हमको नहीं करनी है, क्योंकि हमको वो सब कुछ अभी समझना नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए है। लेकिन फिर भी ये उसका आई और वी एफ का रिलेशन है, और ये जो एक्सप्रेशन है जब हम इसको यहाँ रखते हैं तो हमको एक इस तरीके की इक्वेशन मिलती है। इसे हम आइडियल डायोड इक्वेशन कहते हैं, ठीक, जो सिंपली करंट अक्रॉस द जंक्शन को फॉरवर्ड वोल्टेज से कनेक्ट करती है। तो थोड़ी सी डिटेल में कुछ पॉइंट्स हैं बड़े फाइन से, जो अगर हमको समझ में आते हैं तो अच्छा है, नहीं समझ में आते हैं तो इसके लिए हमको पैनिक नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको जंक्शन डायोड के बिहेवियर को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट्स नहीं भी समझे गए तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या है। फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करते हैं तो जंक्शन के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, और फिर हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे अपने सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। ये फॉरवर्ड बायसिंग में जो नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन फ्लो करेगी और जो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज हमने अप्लाई किया है अक्रॉस द जंक्शन, उसके बीच का रिलेशन है। हमने अभी अभी समझा कि भाई वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, लेकिन अब उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि
कि जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया फॉरवर्ड तो करंट, नेट करंट 0 थी, हम यहाँ थे। उसके बाद हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया तो करंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और ऐसा तब तक होता है जब तक हम उस पोटेंशियल पर ना पहुंच जाएं जबकि अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाए। जब अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो गया तो सोचो इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो थी EVB, क्योंकि इतनी एनर्जी के बाद वो ऑपोजिशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही थी उसको ओवरकम करके जंक्शन क्रॉस कर सकते थे। अब अगर फॉरवर्ड वोल्टेज इस बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर ऐसे थी और इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज कर रही थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की VF के थ्रू, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलमोस्ट खत्म कर दे रही है। जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी ये फील्ड उसको प्रोवाइड कर रही है। और अब इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर रह ही नहीं गया। अब इलेक्ट्रॉन बिना किसी प्रॉब्लम के जंक्शन को क्रॉस कर सकता है। और सिमिलर लॉजिक हर जगह पर होल्स के लिए भी लगेगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन N से P जा सकता है इस एडिशनल एनर्जी से जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज ने प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन को, सिमिलरली होल्स भी जंक्शन क्रॉस करेंगे P साइड से, क्योंकि अब उन्हें भी बैरियर को ओवरकम करने के लिए ये एनर्जी मिल गई। तो अब करंट का बिहेवियर देखो, अब कोई रोक नहीं है जंक्शन पर। चार्ज कैरियर्स आराम से जंक्शन फ्लो करके जा सकते हैं। तो करंट ड्रास्टिकली बढ़ती है। ज़रा सा वोल्टेज का डिफरेंस करंट में बहुत चेंज ले आता है। तो ये जो वेरिएशन है करंट का वोल्टेज के लिए साथ, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब जरा इस वैल्यू पर गौर करो। चेंज इन पोटेंशियल फॉरवर्ड वोल्टेज और चेंज इन करंट अक्रॉस द जंक्शन। हमें पता है कि ये बहुत छोटा है और ये बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये जो रेशियो है ना, ये बहुत छोटा नहीं हो जाएगा। डिनोमिनेटर बहुत कम, उसके कंपैरिजन में चेंज इन करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो रेशियो है ये तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो करंट के रास्ते में बहुत कम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि ये रेशियो बहुत छोटा आ रहा है। ये रेशियो डायोड का करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि सिंस दिस रेशियो इज वेरी स्मॉल, सो वेरी लो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द जंक्शन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। और जिस पॉइंट पर, जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पर करंट एकदम से शूट करती है उसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज क्या है? दैट फॉरवर्ड voltage applied across the junction for which current shoots drastically। तो आपसे नी वोल्टेज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और नी वोल्टेज की डेफिनेशन सिंपल, दैट फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन फॉर विच करंट इंक्रीजेज शार्पली। और ये जो ग्राफ है करंट, इस एक्स एक्सिस पर हम फॉरवर्ड वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं और इसका शेप बहुत ध्यान से आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि अगर बहुत ज़्यादा करंट इस जंक्शन से फ्लो करेगी तो जंक्शन डिस्ट्रॉय हो सकता है,
तो हमेशा मैन्युफैक्चरर डायोड पर ये मेंशन करता है कि कितनी करंट ये डायोड बियर कर सकता है। तो ये सिंपल एक प्रैक्टिकल का डेटा है कि कैसे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो बहुत बहुत कम होती है। और अगर आप प्रैक्टिकल डेटा देखो तो जब आप करंट वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हो तो जस्ट सी माइक्रो एम्पियर से 0.7 वोल्ट तक पहुँचते पहुँचते कैसे करंट इतनी ज़्यादा हो गई। तो ये जो डेटा है ये हमको एक फील देता है कि डायोड का बिहेवियर कितनी ड्रास्टिकली चेंज होता है when applied forward voltage is changing with a very small value। ठीक है, और अब हम बात करते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पर कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में एक वोल्टेज अप्लाई करें तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है उस पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हम ये तो समझ गए कि जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है ये फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो रही है, और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर घट रही है। इफेक्टिव पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन घट रहा है। लेकिन ये जो विड्थ है इस पर क्या असर पड़ता है, इसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट समझो, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायसिंग की जो कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं उसमें भी और अलग से भी एक सवाल पूछा जाता है कि इन फॉरवर्ड बायसिंग व्हाट इज इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हम उसे बहुत शॉर्ट में लिखते भी जा रहे हैं, जिसे हम रिवाइज करें तो हमारे पास सारे पॉइंट्स हों। अब आते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पर। जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है उसका ये एक्सप्रेशन आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए देखना भर है। इसको ना तो याद करना है और ना ही इसके लिए ज़्यादा परेशान होना है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ध्यान से देखो, 2 एप्सिलॉन वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 ऑफ एक्सेप्टर एटम्स का इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन प्लस 1 अपॉन डोनर इम्प्योरिटी एटम का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सेप्टर एटम्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं या आप डोनर एटम के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। लेकिन जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस वोल्टेज है ये बैरियर पोटेंशियल था जब कोई फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई ना हो, लेकिन जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू बैरियर पोटेंशियल माइनस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है तो बैरियर वोल्टेज है, और जब एक एक्सटर्नल वोल्टेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड है तो बैरियर वोल्टेज से घटकर VB माइनस VF हो गया। इसका मतलब ये कम हो गया, तो विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मतलब जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इफेक्टिवली रिड्यूसेस, बैरियर वोल्टेज रिड्यूसेस इफेक्टिवली, and width of the depletion region also decreases. If the question is asking what will be effect of forward biasing on depletion regions width, तो हम लिखेंगे इसको ढंग से। कैसे लिखेंगे कि when forward voltage is applied, the effective voltage across the depletion region will be barrier potential minus forward voltage, and therefore width of the depletion region decreases. तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिवर्स बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड की।